Hello students, this is video number 1 of geometrical optics. हम नया फेज़ के अंदर एंटर कर रहे हैं। अभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट फेज़ हमने ख़त्म किया और उसके बाद अब हम ऑप्टिक्स के अंदर जा रहे हैं। ऑप्टिक्स के बाद हम मॉडर्न करने वाले हैं। ऑप्टिक्स के अंदर जब हम डिस्कशंस करेंगे उसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करें पहले कि ऑप्टिक्स दो तरह की है। वन इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड अदर इज़ कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर्स भी हमारे यही दो हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का दूसरा नाम रे ऑप्टिक्स भी है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। बहुत से ऐसे आपको हो सकता है आपके बोर्ड के सिलेबस में इसको रे ऑप्टिक्स ही लिखा हो, लेकिन हम इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। फिर पहले हम ये बात करेंगे कि ऑप्टिक्स जो दो तरह की है, ये दो तरह की क्यों है एंड व्हाट आई नीड टू स्टडी इन दोज टू टॉपिक्स। तो ऑप्टिक्स दो तरह की, वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड अदर इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। क्या कहानी है इन दोनों के अंदर, अच्छे से ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को भी। इसको जब हमने अंडरस्टैंड किया ना, मैं आपको एक चीज़ बड़े अच्छे से बताता हूँ क्या है। लाइट इज़ अ वेव। पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करनी है कि लाइट जो है इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसे ईएम वेव लिख लो, इज अ ईएम वेव। और ईएम वेव्स की कुछ रेंज है वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें एक आती है विजिबल रेंज, जिसको हम पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स में हम लाइट को स्टडी करते हैं, और जो लाइट को स्टडी करते हैं उसमें कौन सी, यानी कि लाइट को स्टडी करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी करना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सी रेंज को, पर्टिकुलरली विजिबल रेंज को। किसको? विजिबल रेंज को। और जो विजिबल रेंज है वो कोई लगभग 4000 एम्पियर एमस्ट्रॉन्ग से लेके 4000 एमस्ट्रॉन्ग से स्टार्ट होती है और 7000 के लगभग वो खत्म होती है। ठीक है, एग्जैक्ट इतना ही लगभग इसका रेंज है विजिबल रेंज की। ठीक है, तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके अंदर से जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, वी आर कंप्लीटली फोकसिंग अवरसेल्व्स ऑन विजिबल रेंज। और जब मैं विजिबल रेंज की बात कर रहा हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि विजिबल रेंज मतलब कितनी वेवलेंथ की बात हो रही है। ठीक है, वेवलेंथ के बारे में अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी वेव होगी उसकी इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, और इस लेंथ को बनने में कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इस वेव को बनने में कितना टाइम, एक वेव को बनने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ये वेव है कितनी, मेजर किया जाए, अगर स्केल के साथ मेजरमेंट की जाए इसकी कि कितनी है वो वेव, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो लैम्डा अपॉन टी जो होता है वो होती है वेलोसिटी। मीटर, वेवलेंथ के यूनिट क्या हो गए मीटर, टी के यूनिट क्या हो गए सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्या होता है आपका वेलोसिटी। तो इतनी सी बातें आपने याद रखनी है। यानी कि जो एक वेव होगी उसकी तीन चीजें बड़ी खास होती हैं। एक उसकी वेवलेंथ, एक उसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड होता है, और एक हो गया इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन लैम्डा इंटू एफ की, यानी लैम्डा अपॉन टी की। तो लैम्डा अपॉन टी मैंने अभी क्या बताया, वेलोसिटी। तो ये तीन मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी वेव के, मतलब ये तीन मेन चीजें हैं उसकी, तीन पैरामीटर हैं जिनके थ्रू हम एक वेव को स्टडी करते हैं, दैट इज लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो है वो कोई तीसरा फैक्टर नहीं है, मेन दो ही फैक्टर हुए, लैम्डा और आपका फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी। ये आप इतनी छोटी छोटी बातें आपने समझनी है। मैं अब अपना टॉपिक शिफ्ट कर रहा हूं कहां, इस बात पे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है और वेव ऑप्टिक्स क्या है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या है इसको समझने के लिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है और वेव ऑप्टिक्स क्या है इसको समझने के लिए आप अगर एक कार्डबोर्ड लो, ठीक है, एक कार्डबोर्ड लो और कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल कर दो। एक कार्डबोर्ड लिया आपने और उसमें एक छोटा सा होल कर दिया, ठीक है, बहुत छोटा होल किया आपने, ठीक है, बहुत छोटा एक बड़ा 1 सेंटीमीटर डायामीटर का आपने एक होल किया, 1 सेंटीमीटर डायामीटर का, फाइन। यहां से आपने इसके ऊपर लाइट फेंकी और यहां पे इधर एक सामने वॉल है, उसके ऊपर इसको आपने नोटिस किया कि ये कैसा दिखाई देगा। तो ये एक स्पॉट बनाएगा वहां पे,
ये होल जितना छोटा करते जाओगे, ये स्पॉट जो है लाइट का, ये ब्राइट सा स्पॉट बनेगा, वहां पे बनेगा एक ब्राइट स्पॉट या नहीं, एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, ठीक है। ब्राइट स्पॉट जो बनेगा, वो ब्राइट स्पॉट जो वहां दिखाई देगा आपको, क्योंकि ये डार्क रूम है, हम समझ लो जहां पे ये वॉल है, दिस इज ए डार्क रूम, जहां की ये वॉल है, फाइन। ये इतनी सी बात समझते जाओ जरा प्लीज, ठीक है। तो वहां पे आपको एक स्पॉट बनता दिखाई देगा, एक लाइट सोर्स यानी कि टॉर्च से आपने एक स्मॉल होल के ऊपर आपने लाइट फेंकी, तो लाइट फेंक के उसको सामने उसके एक वॉल थी, उस वॉल पे उसको देखा, तो आपको क्या नजर आया, आपको नजर आया एक ब्राइट सा स्पॉट बन गया होल के अकॉर्डिंग। अगर होल छोटा होगा तो स्पॉट छोटा बनेगा, होल बड़ा होगा तो होल बड़ा बनेगा। ये बात आपको समझ आ गई, फाइन। फिर जब हमने क्या किया, फिर जब हमने इस होल को बहुत 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 छोटा कर दिया, अभी पहले कितना था 1 सेंटीमीटर की रेंज का, अब बहुत 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 छोटा, मतलब आपने उसको 10⁻³ mm का कर दिया। ये दोनों चीजें क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं। हम कंपेयर करते हैं, जब छोटा और बड़े की बात हो रही है ना, होल की कंपैरिजन, पता कौन है इसमें, आपका बाउंड्री कौन है, आपका पैरामीटर क्या है जिसके साथ आप देख रहे हो, आप इसको रखो दिमाग में, विजिबल रेंज ऑफ लाइट विच इज नियरली 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 4 × 10⁻⁻7 मीटर, 4 × 10⁻⁻7 मीटर, बहुत बहुत कम वैल्यू है ये। इसके साथ जब मैंने इसको कंपैरिजन किया 1 सेंटीमीटर को, तो ये तो बहुत बड़ा है यार, 1 सेंटीमीटर ये तो बहुत बड़ा है। लेकिन जब मैं इसको देख रहा हूं 10⁻³ mm को, यानी कि 10⁻6 मीटर को, तो ये दोनों चीजें आपस में कंपैरेबल हैं, बराबर नहीं है, कंपैरेबल हैं, उसके उसी की रेंज में आ गया वो, उसी की रेंज में आ गया वो। तो जब उसी की रेंज के लगभग आपने होल बनाया और उसमें से सेम फिनोमिना आपने स्टडी करने की कोशिश की, तो आपने क्या देखा, आपने एक ऐसी चीज देखी जो आपको लगता नहीं था कि यार ये कभी हो सकता है, कुछ अलग देखा। वो क्या अलग देखा उसको भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो पैटर्न दिखाऊंगा आपको। डार्क ब्राइट करके ऐसे चीजें नजर आई, मतलब आपको एक स्पॉट नहीं नजर आया ऐसा, जैसे ब्राइट स्पॉट आपको नजर आता था वैसा नहीं नजर आया आपको, बीच में ऐसे ब्राइट डार्क, ऐसे ब्राइट डार्क, ऐसे करके आपको पैटर्न नजर आया। वी शुड से इट है, एक ऐसा पैटर्न नजर आया। पहले आपको कोई पैटर्न नहीं लग रहा था, बस एक जो एक्सपेक्टेड था, लाइट फेंकोगे वो एक ब्राइट स्पॉट नजर आता था। ये एक्सपेरिमेंट 1 सेंटीमीटर जितना तो आप घर पे कर पाओगे, अब 10⁻³ mm जैसा कैसे करोगे भाई। तो ऐसा स्टडी करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक, ऐसा स्टडी करते हैं हम प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं कहूंगा कि होता नहीं है, बट रियल लाइफ में इतना छोटा होल आपने कभी देखा नहीं है, ऐसे को स्टडी किया नहीं है, इसलिए लाइट का ऐसा बिहेवियर आपने कभी स्टडी नहीं किया है। इसलिए अब इस बेसिस के ऊपर मैं डेफिनेशन बोलूंगा 2, वो आपने अपने पास नोट करनी है, मैं लिख ही दूंगा आपको। देखो इस तरह का पैटर्न नजर आया आपको, इस तरह का, इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। नॉर्मल जो 1 सेंटीमीटर वाली की कहानी थी वो कहां पढ़ते हैं, वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ये पैटर्न्स कहां पढ़ेंगे हम, ये हम देखेंगे वहां प्रूव करके देंगे ऐसा क्यों बना। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो हम फिजिक्स के अंदर देखने वाले हैं, कि हमने ये देखा, हमने याद नहीं कर लिया, हमने दुनिया को पता लगाया भाई ये क्या हो रहा है, ये अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो हमने सब किसके अंदर पढ़ना है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स के अंदर, जो अभी काफ़ी लेक्चर्स के बाद हम वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। लेकिन ये जो सब स्टडी हम करेंगे ये वहाँ जाके करेंगे। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। जो हम फिनोमिना वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस भी मैं आपको बताता हूँ इंटरफेरेंस कहाँ आपने देखा हुआ है। इंटरफेरेंस भी मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी ऑयल गिरा होता है ना, तो ऑयल गिरा होता है तो उसके ऊपर आपको कुछ कलर सा दिखाई देता है, कलर, ऐसा लगता है जैसे कलर गिराया है किसी ने, जब आप लाइट में उसको देखते हो तो वो फिनोमिना हमने इंटरफेरेंस के अंदर पढ़ना है। जब आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, साइड से देखो तो कलर्स दिखाई देते हैं, तो वो फिनोमिना आपने कहाँ पढ़ना है, वो आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स इज ऑल टुगेदर अ न्यू थिंग फॉर यू। आप सिर्फ उसको स्थेटिकली पढ़ पाओगे, प्रैक्टिकली वो देखने में रियल लाइफ में हमें नहीं मिलता है। प्रैक्टिकली मिलेगा आप, लेकिन 12th क्लास में नहीं मिलेगा, वो
हायर स्टडीज़ में जब प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ देखने को मिलेगा। बट उन प्रैक्टिकल्स को कैसे स्टडी किया लोगों ने वो हमने ज़रूर देखना है, कैसे करना है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सब ऑल टुगेदर नया है। लेकिन अभी हम जो चैप्टर हम स्टार्ट किया है उसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और उसको भी ज़रा हम अभी बात करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन के तौर पर कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किसको बोलते हैं और वेव ऑप्टिक्स किसको बोलते हैं, उसको मैं अच्छे से लिख के देता हूँ आपको। Study of behavior of light when it falls on the objects or holes much bigger as compared to the wavelength of light is called geometrical optics। जब wavelength of light से बहुत बड़े हों, ठीक है, बहुत बड़े वेवलेंथ ऑफ लाइट इतनी कम होती है कि थोड़ा सा भी बड़ा जो होगा 1 mm 10 mm भी बहुत बड़ा हो गया जब हम बात करेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो इसलिए जब उन ऑब्जेक्ट्स और उन होल्स के बीच में, इसीलिए हमें ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए ये बिहेवियर हमें देखने को नहीं मिलता। कौन सा वाला वेव ऑप्टिक्स वाला, ये तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला देखने को मिलता है। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट्स और द होल्स मच बिगर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और दूसरी डेफिनेशन खुद लिखो, यही लाइन, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स और होल्स एज कंपेयर्ड टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। मच बिगर काट दो, बाकी सारा वही, और GO की जगह WO लिख दो। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स और होल्स एज कंपेयर्ड टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। देखो मेन जो हम इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहा हूं मैं अभी, इसके अंदर दो फिनोमिनास को हम के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन L वाला और एक R वाला रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, मुझे मालूम है आपको मालूम होगा ये सब। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन एक ही जगह रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, रिफ्रैक्शन भी हो सकती है। ये आप नॉर्मली देख सकते हो, जो ग्लास, जो आपके विंडोज के ऊपर ग्लास नहीं लगा होता है, उसको जब आप उसमें देखते हो तो आपको अपनी ब्लर्ड सी इमेज नजर आती है। जो मिरर, प्रॉपर मिरर होता है, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर अपनी इमेज नजर आती है। लेकिन जिस समय आप एक प्लेन मिरर में देखते हो जिसके ऊपर पीछे से पॉलिश नहीं होती, जो आपने अपने घरों में विंडोज़ के ऊपर वो ग्लासेस चढ़ाए होते हैं, तो जब उसमें अपनी शक्ल देखते हो तो आपको नज़र आता है लेकिन बड़ा ब्लर्ड नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि उन केसेस में क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। लाइट गिरी इसके ऊपर, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट कर जाता है, लेकिन कुछ पोर्शन अंदर भी चला जाता है। जो पास कर गया दूसरे मीडियम के अंदर उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और जो रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में चला गया उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अगर वेव की लैंग्वेज में बात करूं तो यहां पे एक वेलोसिटी होगी, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ वेवलेंथ होगी लाइट की, कुछ यहां पे आके वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी डैश 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 डाल दिया, यहां पे V F लैम्डा। पहली बात ये कि यहां पे कुछ भी चेंज नहीं होता रिफ्लेक्शन के दौरान, क्योंकि उसने मीडियम चेंज नहीं किया। लेकिन जैसे ही रिफ्रैक्शन होती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, याद रखो F डैश इक्वल टू F होता है, क्योंकि वो सोर्स की प्रॉपर्टी है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाती है। वेवलेंथ चेंज होने के कारण वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, या वेलोसिटी चेंज होने के कारण यू कैन से वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये इस चीज को हम थोड़ी बात करेंगे अभी। मैं रिफ्रैक्शन को लेके थोड़ी सी बात अभी करने वाला हूं, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेन मिरर्स को लेके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा किसके अंदर, पहले क्या बताया मैंने आपको, रिफ्लेक्शन में वेव जब टकराती है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, किसी भी सरफेस के साथ, किसी भी मीडियम की बाउंड्री के साथ, तो जिस समय वो टकराती है तो वो उसी मीडियम के अंदर वापस आती है, वो रिफ्लेक्टेड रे। इसीलिए मीडियम जब सेम रहा तो ना वेलोसिटी चेंज होती है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना वेवलेंथ चेंज होती है। लेकिन रिफ्रैक्शन जब होती है, जब दूसरे मीडियम के अंदर रे चली जाती है, तो रिफ्रैक्शन होने के कारण, लेट मी टेल यू, उसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, एज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सोर्स, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण
वेलोसिटी चेंज होने के कारण उसका लैम्डा भी चेंज हो जाता है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे अभी रिफ्रैक्शन को लेके, ठीक है, जो आगे जाके ज़्यादा यूज़ होना है, लेकिन तब भी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो मैं थोड़ा लाइट को लेके उसको थोड़ी बात समझेंगे कि हमें ये बड़े अच्छे से मालूम है इसको कर। अभी मैंने आपको बोला कि v इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी इज इक्वल टू लैम्डा एफ, v अपॉन लैम्डा इक्वल टू एफ हो गया। मीडियम चेंज होने से एफ चेंज नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि v अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। v अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब होता है, ध्यान देना, कि v1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा 2। v1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा 2, या v1 अपॉन v2, या आप याद रखोगे v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये बात इतनी याद रखोगे आप, दिस इज इंपॉर्टेंट। v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, मतलब जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? लैम्डा के साथ। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो लैम्डा भी चेंज होगा, और ये रिलेशन आपने दिमाग में रखना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, c इज इक्वल टू क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना प्लीज। 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट होता है, बिकॉज लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ ऑसिलेट करते हैं। आपको बड़े अच्छे से पता है कि म्यू नॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एंड एप्सिलॉन नॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ये वैल्यू आपने याद रखनी है अभी फॉर द टाइमिंग। तो c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट हो गया, फाइन। ये किसकी बात, और जब मैं एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की बात कर रहा हूं तो ये वैल्यूज कब होती है? परमिटिविटी और परमिएबिलिटी की। पता है आपको परमिटिविटी और परमिएबिलिटी की ये वैल्यू कहां होती है? फ्री स्पेस में, वैक्यूम में। तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आप कह सकते हो, बट मैं यहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट ही बोलूंगा, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। वेरी क्लियरली हमें मालूम भी है, वैल्यू तो मालूम है हमें, लेकिन ये चीज तुमने नहीं पढ़ी आज। अगर मीडियम चेंज कर दूं, कोई और मीडियम ले लूं, तो आपको मालूम है, यह देखो आपको मालूम है, ये क्या रिलेटिव परमिटिविटी की हम बात करते हैं, फिर क्या रिलेटिव परमिएबिलिटी की भी बात करते हैं। फिर हम हर मीडियम की अपनी एक म्यू आर होता है और अपना एक एप्सिलॉन नॉट आर होता है, एप्सिलॉन आर होता है। तो इसलिए फिर ये वैल्यू किसके बराबर आई, देखना जरा ध्यान से, इसको ध्यान से देखो। ये वैल्यू किसके बराबर आई, देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर म्यू आर इंटू सी, यानी c अपॉन अंडर रूट ऑफ ये जो लिखा हुआ है एप्सिलॉन आर और म्यू आर। और ये जो फैक्टर आपका बना, ये जो फैक्टर बना कौन सा वाला, ये जो फैक्टर बना इसको बोलते हैं रिलेटिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? इसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और ये मुझे बताएगा c अपॉन दिस फैक्टर। अब हमारा cm किसके बराबर हुआ, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम किसके बराबर हुआ? c अपॉन व्हाट, n। व्हाट इज n? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और n क्या बताएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम्स कैसे डिक्रीज करेगी। और पहली बात बता देता हूं, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, बाकी सबके अंदर कम होनी है, इसलिए n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 ही होगी बाकी सब मीडियम्स के अंदर। इक्वल टू 1 कब होगी? वैक्यूम में। इक्वल टू 1 कब होगी? वैक्यूम में। एयर में भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन वैक्यूम के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, और बाकी सबके अंदर 1 से बड़ी है, 1 से छोटी कभी n हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम किसके अंदर होती है? वैक्यूम के अंदर। प्लीज इसको क्लियर कर लो। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने किसका दिया? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी कॉपीज पे बड़े अच्छे से इसको नोट करके रखो। ये 3 मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ लिख के दे दिए आपको। एयर के अंदर और वैक्यूम के अंदर तो 1 है, मालूम है मुझे, ठीक है। एयर के अंदर थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सॉरी 1 से, लेकिन वो हम लगभग 1 ही मान लेते हैं। ग्लास के अंदर कितना है? 1.5, और वाटर के अंदर कितना है? 4.5।
4.4/3 1.33, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ग्लास के अंदर ये वैल्यू है इसकी, तो क्या मतलब हुआ मैं बताऊँ आपको। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास is equal to 3 into 10⁸ velocity of light in vacuum upon 1.5, यानी कि 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहानी है सर। इतनी बातें आपने इसके अंदर याद रखनी है जो मैंने आपको अभी सिखाई कि किस तरह से आपका इसका क्या मीनिंग हुआ। और वेवलेंथ भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी, वेवलेंथ भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। वेवलेंथ क्या होगी वो भी उसी के अकॉर्डिंग। वेवलेंथ पे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन फिर उसको वेवलेंथ देनी पड़ती है क्योंकि सारी लाइट की वेवलेंथ एक जैसी नहीं होती, ठीक है। फिर आपको मालूम है कि वो विजिबल रेंज जो आपको बताया विबग्योर, फिर हर एक लाइट का जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ चेंज होती है वैसे वैसे उसके कलर भी चेंज होते हैं, तो कलर भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। एक छोटी सी बात हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, ये तो मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया जो रिफ्रैक्शन के अंदर ज़्यादा आएगा, लेकिन अभी मैंने आपको इसको जर्नल आइडिया दे दिया कि क्या है ये। लाइट के बारे में मैंने बात करनी थी। रिफ्लेक्शन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। रिफ्लेक्शन थोड़ा सा आइडिया दूंगा रिफ्लेक्शन का। ये एक रिलेशन है, ये भी आप नोट कर सकते हो। v1/v2 इक्वल टू λ1/λ2 तो मैंने अभी बताया था, इक्वल टू n2/n1। ये उल्टा है, वैसे भी उल्टा होना ही था यार। जितना n ज़्यादा होगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट उतनी कम होगी। उल्टा चल रहा है ना, उल्टा चल रहा है तो उल्टा चलता है तो फिर ये उल्टा आता है। देखो नंबर उल्टे हैं। v1/v2 इक्वल टू λ1/λ2, ये तो सेम नंबर है, लेकिन वहाँ n2/n1 है। याद रटा नहीं है आप। अभी मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा n होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, जानबूझ के थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिया, ज़रूरी नहीं है कि प्लेन ही हो। और इसको एक साइड को मैंने पॉलिश कर दिया, सिल्वर पॉलिश कर दी, ठीक है। सिल्वर पॉलिश करने से क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाती है। मेजॉरिटी जो है वो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन ना के बराबर होती है। 99.99% इसमें रिफ्लेक्शन होगी और हम क्या मानेंगे कि रिफ्लेक्शन ही होगी। मैंने अभी आपको एक डायग्राम जब स्टार्ट में पढ़ाई तो मैंने आपको बोला कि एक ही मीडियम के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो सकती है, लेकिन हम उस फिनोमिना को जो फिनोमिना डोमिनेट करेगा हम उसको ज़्यादातर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देख लो आप इसमें क्या करने वाले हैं। अभी ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया जिसको हमने पॉलिश किया था। अब उसके ऊपर हमने एक रे ऑफ लाइट अगर फेंकी, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। जिस पे ये गिरी, जिस पॉइंट पे ये गिरी इंसिडेंट रे, वहाँ पे अब मुझे बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करनी है, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ होगी उसके बारे में बात करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसका एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। किस पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे आपने ये रे फेंकी है, ठीक है। ध्यान देना, नॉर्मल कैसे बनाते हैं ये बता रहा हूँ आपको। ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया मैंने ये, उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया। इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर बना लो, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर बना लो, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। किसके परपेंडिकुलर है ये, किसके परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट के साथ। टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ किया आपने, जिस पॉइंट पे आपकी इंसिडेंट रे टच की थी। ये हो गया आपका कौन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होते हैं, वही मैं आपको बताने लगा हूं। ये देखो, ये आ गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से। यहां क्यों गई, इस तरह से कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। तो ये आ गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ बिल्कुल सिंपल है, वो बोलता है कि ये तीनों चीजें, तीनों लाइंस कौन कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। ये दो डिफरेंट प्लेन में नहीं हो सकते, ये एक ही प्लेन में होंगे तभी। और अगर एक प्लेन में नहीं होते तो मैं कॉपी पे बना भी नहीं सकता था। पहले एक और बात से याद रख लो, अपनी कॉपी पे आप जो बड़े मजे से ड्रॉ कर सकते हो वो हमेशा एक ही प्लेन की चीज होती है, क्योंकि योर नोटबुक, योर पेज, माई स्क्रीन, एवरीथिंग इज अ प्लेन। तो एक ही प्लेन में अगर मैंने ये ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब ये प्लेन ही है। तो ये दो लॉज हैं इसके, क्या, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन, ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। नॉर्मल ड्रॉ करना भी मैंने आपको सिखा दिया। सिंपल केसेस में तो आपको ड्रॉ करना आता ही है नॉर्मल, उसमें प्लेन मिरर होता,
अगर प्लेन मिरर होता तो फिर नॉर्मल बड़ा सिंपल था, ये आ गया नॉर्मल, फिर एंगल ये सिंपल हो गया। ये तो सिंपल केसेस थे जो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से। मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके आपको दिखा दिया कि आपको इस केसेस में भी, इन केसेस में भी आपको नॉर्मल ड्रॉ करना आना चाहिए। अब जैसे मैंने ये एक सर्कल बना, पूरा सर्कल या स्फीयर मान लो इसको, इसको अंदर से मैंने पूरा क्या बना दिया, रिफ्लेक्ट मतलब पॉलिश कर दिया। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना तो आपने मान लो ये इंसिडेंट रे अगर आपने यहाँ बनाई, ये आपकी इंसिडेंट रे है आई आर, ठीक है, आई आर ऐसे बना लो। इंसिडेंट रे नॉर्मल कैसे बनेगा? नॉर्मल बड़ा सिंपल होता है सर्कल और स्फीयर के केस में, याद रखना प्लीज, याद रखना सभी। दैट ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर, दैट ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर, याद रखना प्लीज। दिस मेरे को बस इतनी बात आपको बतानी थी। इट ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर, इसलिए ये एंगल आई हो गया आपका, ठीक है। एंगल आई देखा कैसे बना लिया हमने। नॉर्मल ड्रॉ करना इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स इज वेरी सिंपल, कि वो सीधा सीधा कहाँ से पास करेगा, उसके सेंटर से ज़रूर पास करेगा। रीज़न सुनना है अगर क्यों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, जब मैं यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंट, जो रूल था वो तो वही था, टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट के जब आप परपेंडिकुलर बनाते हो तो दैट परपेंडिकुलर ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर, दैट परपेंडिकुलर ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। ये आपको पहले भी आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। इसलिए फिर वो डायग्राम किस तरह की बन जाएगी आपकी, ये डायग्राम इस तरह की बन जाएगी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, और आपको पता चल गया कि आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इधर जाएगी। तो ये थी सारी छोटी छोटी बातें जो आपको बतानी थी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेन मिरर्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।